हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आदमी अपनी फैमिली के लिए किसी भी संकट का सामना करने को तैयार होता है। अगर वो संकट शैतानी हो तो मूवी डरावनी है मगर आखिर तक देखने लायक है। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर रूपम राउत और एगर को बहुत बहुत थैंक्स। शहर के उस अपार्टमेंट में रात के 12 बजे एग्जॉर्सिज्म का विधि चल रहा है। जुंगसू जो एक पादरी है वो उसे परफॉर्म कर रहा है। 16 साल की नीना को पिशाच ने पजेस किया है। जुंगसू बाइबल के पाठ पढ़ के नीना को उस पिशाच से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहा है। नीना की हालत बहुत खराब है। रूम के बाहर नीना की माँ भी अपनी बेटी के छुटकारे के लिए बाइबल का पठन कर रही है। जुंगसू नीना पे होली वाटर छिड़कता है और क्रॉस दिखा के नीना के शरीर के अंदर बसे पिशाच को बाहर निकलने बोलता है। नीना एक ही बात दोहरा रही है कि गॉड ने मेरा साथ क्यों छोड़ा। वो जुंगसू से कहती है मोती उसे छुटकारा दिला सकती है। अंदर बसा पिशाच हंसने लगता है। तो अब जुंगसू नीना के सर पे होली वाटर लगाता है और उसके शरीर पे कब्जा किए हुए पिशाच को आदेश देता है कि वो उसका शरीर छोड़े। नीना के मुंह से काला धुआं बाहर निकलने लगता है। नीना रोने लगती है। वो सुन के नीना की माँ रूम के अंदर आती है और जुंगसू के विधि में बाधा डालती है। तो अब नीना के शरीर में बसा पिशाच उस पे हावी होता है। वो सारे बंधन तोड़ देता है और विंडो पे जाके बैठ जाता है। देखते देखते वो अपने आप को नीचे झोंक देता है तो जुंगसू उसका हाथ पकड़ लेता है। नीना के अंदर बसा पिशाच जुंगसू से कहता है मैं पिशाच नहीं शैतान हूँ। हम उस वक्त से इस ब्रह्मांड में है जब से गॉड है। जैसे गॉड सब जगह है वैसे ही हम भी सब जगह है। तुम्हारी शक्ति तुम लोगों को हमसे छुटकारा नहीं दिला सकती। आज मैं जा रहा हूँ मगर वापस इस दुनिया में आऊंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली के टुकड़े कर दूंगा। तुम सब लोगों को मैं नरक भेज दूंगा। इतना कह के नीना जुंगसू के हाथ को काटती है तो जुंगसू को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है। नीना नीचे फेंस पे लगे नुकीले ग्रिल्स पे गिर के मर जाती है। जुंगसू बेबस होके देखता रह जाता है। पेड़ पे जमा हुए काले कौवे अब वहां से चले जाते हैं तो उस शैतान की आत्मा अब एक कौवे के अंदर प्रवेश करती है। कुछ दिन गुजरते हैं। कांग अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा है और उसकी वजह है उसका छोटा भाई जुंगसू जिसे हमने एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हुए देखा। उसमें हुई लड़की की मौत का असर पूरी फैमिली पे पड़ा है। समाज के नफरत का सामना उन्हें करना पड़ा है जिससे कांग की वाइफ मिंगजू और उसकी छोटी बेटी हुना खासी नाराज है। मगर बड़ी बेटी सुनवू को अपने अंकल जुंगसू से लगाव है। वो उसे गलत नहीं समझती जिस बात पर दोनों बहनों की बहस होती रहती है। तो अब वो अपने नए घर पहुंचते हैं जो कांग ने ऑक्शन में काफी सस्ते में खरीदा है। छोटा बेटा वूजॉन नए घर में आके बड़ा खुश है तो हुना नाराज है। इनके घर के बाहर लावारिस पड़ा एक टेम्पो दिखाई देता है जो शायद उनके पड़ोसी का है। हुना मोबाइल पे बात करते हुए वहां जाती है तो उस घर का मेन गेट अपने आप खुलता है मानो वो हुना को इनवाइट कर रहा हो। यहाँ सुनवू अपने अंकल की होली चीजें बेसमेंट में रख देती है। रात को ये सब सो रहे होते हैं तो पड़ोसी के घर से किसी मशीन की आवाजें आने लगती है जिससे मिंगजू और कांग दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं इतनी रात को उनका ये अजीब पड़ोसी क्या कर रहा है। गुस्से से कांग फैसला करता है कि वो सुबह होते ही अपने इस पड़ोसी से बात करेगा। दूसरे दिन कांग ऑफिस जाने निकलता है। दोनों पति पत्नी को ताज्जुब है कि इतना अच्छा घर उन्हें इतनी कम कीमत पे कैसे मिला। दूसरी ओर शहर के चर्च में जुंगसू अब एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। पिछले एग्जॉर्सिज्म का फेल्यूर उसके दिल में एक गहरा जख्म कर चुका है। तभी उसे उसके भतीजे वूजॉन का फोन आता है। वो अपने अंकल को बताता है कि वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं। वूजॉन अपने अंकल को बहुत प्यार करता है तो वो चाहता है कि जुंगसू उनके इस नए घर आए। मगर जुंगसू जानता है उसे अब उस घर में जगह नहीं। जुंगसू पादरी का ये काम छोड़ना चाहता है। चर्च के फादर चाहते हैं कि जुंगसू निराशा से निकले। वो उसे इटली के चर्च भेजना चाहते हैं। तो यहाँ कांग का पड़ोसी उनकी विंडो के सामने मरी हुई बिल्ली को लटका देता है जिसे देख के हुना बेहोश होती है। उसे डिस्पेंसरी ले जाया जाता है। किसी प्रेशर की वजह से हुना को बुखार आया है। कांग घर आता है तो देखता है उसके अजीब पड़ोसी ने टेम्पो रास्ते में पार्क किया है और वूजॉन की फेवरेट चेयर भी तोड़ दी है। तो अब गुस्सा होके कांग जवाब मांगने अपने पड़ोसी के घर जाता है। अंदर जाते ही उसे जहाँ वहाँ पड़े जानवरों के कंकाल और पत्थरों में खुदी हुई शैतान की मूर्तियां दिखाई पड़ती है। वो उस घर में एंट्री करता है तो छत पे जहाँ वहाँ मरे हुए जानवर लटक रहे होते हैं। वो नजारा देख के कांग हैरान हो जाता है। तभी उसका वो अजीब पड़ोसी रोशांग आता है। कांग उससे कहता है कि वो रात को उन्हें डिस्टर्ब करना छोड़ दे। मगर आधी रात के बाद रोशांग के घर से वही मशीन की आवाजें आने लगती है जिससे डिस्टर्ब होकर पूरी कांग फैमिली जाग जाती है।
तो अब कांग पुलिस को कंप्लेंट करता है। कांग पुलिस से कहता है कि रोशांग उन्हें परेशान करने के लिए जानवरों को मार के उनके घर के सामने लटका देता है। उसके घर में भी कई मरे हुए जानवर पड़े हैं। तो अब पुलिस तलाशी लेने रोशांग के घर आती है, मगर आश्चर्य की बात यह होती है कि रोशांग का घर पूरी तरह से साफ सुथरा होता है। वो देख के कांग भी हैरान होता है कि एक ही दिन में रोशांग ने ये सब कैसे किया। वहाँ डाइंग की मशीन्स लगाई होती है जिसका आवाज रात को इन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है। पुलिस रोशांग को वार्न करती है वो रात को काम करके अपने पड़ोसियों को परेशान ना करे। पुलिस के जाने के बाद रोशांग के घर पे जमा हुए काले कौवों का झुंड हमें दिखाई देता है। दूसरी ओर चर्च में जुंगसू होली बुक्स पढ़ रहा होता है कि अचानक जोर की हवा से खिड़की खुल जाती है और वहां रखा क्रॉस नीचे गिरता है। अचानक छत से खून की बूंदें टपकने लगती है। जुंगसू ऊपर देखता है तो उसे वही शैतान नजर आता है। वो जुंगसू से कहता है तुमने मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की है, अब अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। मगर वो जुंगसू का सपना होता है। जुंगसू समझ जाता है जल्दी ही कुछ तो बुरा होने वाला है। यहाँ रात को अब कांग के घर के सामने भी काले कौवे जमा हो जाते हैं। अंदर हुना गहरी नींद में सो रही होती है तो उसकी रजाई कोई खींच लेता है। हुना को लगता है उसका भाई वूजॉन शैतानी कर रहा है, मगर जब वो आंखें खोलती है तो उसे बेड के पास खड़ा कांग दिखाई देता है। वो उसके शरीर को घूरते हुए कहता है तुम तो जवान हो गई हो। अपने डैडी की आंखों में हवस देख के हुना पूरी तरह घबरा जाती है। अगले दिन सुबह किचन में मिंजू ब्रेकफास्ट बनाते हुए नजर आती है, मगर उसकी हरकतें मशीन की तरह है जिससे घर के बाकी मेंबर हैरान होते हैं। अपने डैडी को देख के हुना को कल रात वाली बात याद आती है और वो नाराज होकर टेबल से उठ के चली जाती है। मिंजू सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है, मगर छोटा वूजान शिकायत करता है कि खाने में नमक कुछ ज्यादा ही है। तो मिंजू खाने को जानवरों की तरह अपने मुंह में ठूस के उससे कहती है कि नमक बराबर है, मगर वूजॉन नहीं खाता। तो वो उस पे गुस्सा होती है और उसे गंदी गालियां देने लगती है। मिंजू का बर्ताव देख के सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ चर्च में फादर जुंगसू से कहते हैं कि उसकी इटली के चर्च में दी हुई एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, तो कल रात के प्लेन से उसे वहाँ जाना होगा। वो खबर सुन के जुंगसू खुश होता है। फादर उसे नीना का लॉकेट देते हैं जो नीना की माँ ने जुंगसू के लिए भिजवाया है। फादर जुंगसू से कहते हैं कि नीना की माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर जुंगसू के लिए वो वाकया भुलाना इतना आसान नहीं। एक बेकसूर लड़की को वो बचा नहीं पाया था। यहाँ रात को कांग घर लौटता है तो देखता है उसकी वाइफ पूरी तरह नॉर्मल है। वो उसे उसके सुबह के बर्ताव के बारे में पूछता है तो वो कांग से कहती है कि वो सुबह होते ही अपनी सहेली के पास गई थी। कांग बात को ज्यादा छेड़ता नहीं। रात को 11:30 बजे के आसपास सुनवू बाथरूम में नहा रही होती है कि वहाँ हुना आती है। वो सुनवू को रूखे शब्दों में कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे भाई बहन पसंद नहीं तो उन्हें मार दो। उसकी वो बातें सुन के सुनवू शॉक होती है। नहाने के बाद वो सीधा हुना के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। हुना कहती है मैं तो पिछले 2 घंटों से मेरे ही कमरे में हूँ। हुना डरी हुई है। वो सुनवू से कहती है कि कल रात डैडी मेरे कमरे में आए थे और मुझे गंदी नजर से घूर रहे थे। सुनवू उसकी बातों पे विश्वास नहीं रखती। हुना कहती है कि सुबह मम्मी भी अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी, कहीं ये इस घर का तो असर नहीं। तभी कांग उसकी रूम में आता है और गंदी गालियां देते हुए कटर उठाता है। अब वो जैसे ही हुना को मारने जाता है सुनवू उसे धक्का देके गिराती है। दोनों रूम के बाहर भागती है, मगर वो सामने कांग को पाती है। कांग सुनवू को उठा के फेंक देता है। सुनवू बेहोश हो जाती है। वो देख के हुना किचन की तरफ भागती है और वहां जाके छुप जाती है। कांग उसे ढूंढते हुए किचन आता है और टूल बॉक्स से एक हथौड़ा उठाता है। अब वो जैसे ही होश में आई सुनवू को मारने जाता है, हुना चिल्ला के उसे रोकती है और उसके सर पे पैन मारती है, मगर उसका कुछ भी असर कांग पे नहीं होता। अब वो हुना को मारने जाता है कि तभी नीचे से कांग की आवाज आती है। वो सुन के सुनवू और हुना पूरी तरह सरप्राइज होती है कि अगर उसके डैडी नीचे बेडरूम में है तो ये सामने खड़ा कौन है। अब ये कांग रूम में चला जाता है तो नीचे से असली कांग ऊपर आता है। उसे देख के अब ये दोनों डर से कांपने लगती है। नीचे गिरा हथौड़ा और दरवाजे पे हुआ हथौड़े का निशान देख के कांग को लगता है कि सुनवू और हुना में झगड़ा हुआ। कि तभी रूम के अंदर से मिंजू बाहर आती है और नीचे पड़ा हथौड़ा उठाती है। वो आओ देखती है ना ताओ हथौड़े से कांग को मारने जाती है। उसकी उस हरकत से कांग सरप्राइज होता है। वो अपने आप को उससे बचाने लगता है। तो अब मिंजू हुना के सर पे हथौड़ा मारने जाती है। कांग अपने हाथ से उसके वार को रोकता है। कांग को घायल करके मिंजू पजेस हालत में रूम के अंदर जाती है कि तभी नीचे से असली मिंजू ऊपर आती है। उसे नीचे से आता देख कांग पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो उस रूम में जाता है जहाँ वो मिंजू चली गई थी।
मगर अंदर कोई नहीं होता। कांग समझ जाता है कुछ तो अपवित्र शैतानी अस्तित्व इस घर में है। दूसरे दिन चर्च में स्टूडेंट्स की क्लास चल रही होती है जिसमें फादर बाल्टाजर के एग्जॉर्सिज्म के एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को दिखाए जा रहे हैं कि कैसे फादर बाल्टाजर ने एक लड़के के शरीर में बसे शैतान को अपने एग्जॉर्सिज्म से मुक्ति दी थी, जिसमें जुंगसू उनका असिस्टेंट बना था। जुंगसू स्टूडेंट से कहता है कि जो लोग इमोशनली कमजोर होते हैं उन्हीं के शरीर को शैतान टारगेट करता है, उनके शरीर में अपना घर बनाता है और आखिर में उस इंसान की मौत होती है। मगर शैतान एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करता रहता है। क्लास खत्म होने के बाद जुंगसू को सुनवू का फोन आता है। वो उससे कहती है हमारे नए घर में अजीब चीजें हो रही है। अब कांग जुंगसू से कहता है हमें तुम्हारे मदद की जरूरत है, हालात बहुत गंभीर है। जुंगसू उससे कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आज रात को वो कोरिया छोड़ के जा रहा है। जुंगसू का इनकार सुन के मिंजू बहुत गुस्सा होती है। कांग उससे कहता है जब वो हमारे साथ रहता था तब तुम उसके साथ बदतमीजी से पेश आती थी, अब उसकी जरूरत आ पड़ी है तो अधिकार जता रही हो। हुना कांग से कहती है कि अंकल की वजह से हमें समाज में अपमानित होना पड़ा, ऐसे हालत में माँ और क्या करती। मिंजू कांग से कहती है जुंगसू को हमारी मदद करनी ही होगी। कांग कहता है अपने ही भाई के घर में रहने का जुंगसू तुम्हें रेंट देता था और तुम बेशरम की तरह उससे वो लेती भी थी, अब किस हक से उससे मदद चाहती हो। तो अब सुनवू जुंगसू को रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि हमारे घर में कोई चीज है जो हमारे रूप लेके घूम रही है, हमें खत्म करना चाहती है। जुंगसू कोरिया से निकलने के लिए अपनी बैग पैक करता है कि तभी वो नीना का लॉकेट देखता है जो उसे उसका कर्तव्य याद दिलाता है। या मिंजू घर छोड़ के जाने लगती है। कांग उसे रोकने की कोशिश नहीं करता कि तभी वहाँ पे जुंगसू आता है। जुंगसू को देखते ही वूजान उसे जाके लिपटता है। कांग जुंगसू को सारी बात बताता है। कांग को उसके पड़ोसी रोशांग पे शक है कि वही ये सब जादू टोना कर रहा है। जुंगसू सबसे कहता है कि हम सब एक ही रूम में रहेंगे। जुंगसू के आने से टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। तो अब जुंगसू रोशांग के घर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस घर की तरफ जाने मोड़ता है जोरों से हवा बहने लगती है, मानो उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेन गेट से अंदर आते ही वो एक निगेटिविटी फील करता है। घर के अंदर आते ही वो समझ जाता है घर काफी दिनों से वीरान पड़ा है। छत पे उल्टे लटकाए क्रॉस उसे नजर आते हैं। वो अंदर की रूम में जाता है तो उसे जमीन पे पड़ी रोशांग की लाश दिखाई देती है जो पूरी तरह सड़ चुकी है। उसके शरीर को कीड़े और चूहों ने खाया है। उसे मरे हुए काफी दिन हुए होंगे। वही रखी फोटो से पता चलता है कि रोशांग उसी नीना का बाप है जिसकी एग्जॉर्सिज्म के दरमियान मौत हुई थी। जुंगसू को शैतान की बातें याद आती है। मैं तुम सब लोगों को नरक भेजूंगा जहाँ चूहे और कीड़े तुम्हें खा जाएंगे। जुंगसू को अपनी मजबूरी का एहसास होता है। रोशांग को उसकी पत्नी के रूप में आके शैतान ने ही मार दिया था, फिर उसने रोशांग का रूप लिया। अब रात होते ही सब लिविंग रूम में सो जाते हैं। रात को वूजॉन को सुसु आती है तो वो अकेला टॉयलेट की तरफ जाता है। उसके जाते ही शैतान उसका रूप लेके बाहर आता है। उसके हाथ में चाकू है। वो जुंगसू को मारने मुड़ता है मगर मारता नहीं। उसके जाते ही जुंगसू आंखें खोलता है। अब हमारे सामने आता है फिलीपींस का मनीला शहर जहाँ बड़े से चर्च में बाल्टाजर बिशप है। उसे जुंगसू का फोन आता है। जुंगसू उसे सब बात बताता है। तो अब बाल्टाजर दूसरे बिशप से इस केस को लेके डिस्कस करता है मगर सब अपनी अपनी बड़ाई मारने में लगे हैं। बाल्टाजर समझ जाता है उसे अकेले ही कुछ करना होगा। या कोरिया में जुंगसू कांग से कहता है मैंने कमरे में सिक्योरिटी कैमरा लगाए थे जिससे पता चला है कि ये शैतान दूसरों का रूप लेता है। वो इस घर के अंदर ही है। कल उसने वूजॉन का रूप लिया था। हमें जल्द से जल्द एग्जॉर्सिज्म करना होगा मगर एग्जॉर्सिज्म मैं नहीं करूंगा, मेरे गुरु करेंगे, जिसके लिए जुंगसू को उसका होली सामान चाहिए जो सुनवू ने बेसमेंट में रखा है। जुंगसू उसे वो सामान लाने कहता है मगर सुनवू खोई हुई सी बैठी है तो हुना सामान लाने बेसमेंट में जाती है। घर के बाहर आके जुंगसू कांग से कहता है सुनवू ही वो है जिसके शरीर पे शैतान ने कब्जा किया है। सुबह मैंने पीने के पानी में होली वाटर मिलाया था मगर सुनवू ने उसे नहीं पिया। हम अब कोई एक्शन नहीं लेंगे, बाल्टाजर के आने का इंतजार करेंगे। जुंगसू कांग से कहता है मैं बाल्टाजर को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तब तक तुम सुनवू पे नजर रखना। जुंगसू एयरपोर्ट जाके बाल्टाजर को रिसीव करता है। बाल्टाजर अपने 2 असिस्टेंट को साथ लेके आया है। बाल्टाजर जुंगसू से पूछता है तुम्हें एयरपोर्ट आने की क्या जरूरत थी, मैं घर पहुंच जाता। जुंगसू उनसे कहता है आप ही ने तो फोन करके मुझे एयरपोर्ट बुलाया था। बाल्टाजर कहता है मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया। दोनों समझ जाते हैं ये शैतान का काम है, मतलब कांग फैमिली की जान खतरे में है। तो अब जुंगसू तेजी से कार को घर की तरफ भगाता है। कांग का फोन नहीं लग रहा तो वो और टेंशन में आता है। यहाँ हुना होली सामान लेने घर के बेसमेंट में आती है तो अचानक कोई उसे पुकारने लगता है। हुना के चेहरे पे डर छा जाता ही है कि शैतान उसे फायर प्लेस में खींच के मार देता है। तो दूसरी ओर काले कौवों का झुंड जुंगसू की कार पे हमला करता है। अचानक कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और कार का कंट्रोल चला जाता है। कार रेलिंग को तोड़ते हुए
सड़क के नीचे फेंकी जाती है। चारों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, मगर जुंगसू कैसे वैसे कार से निकलने में कामयाब होता है। यहाँ घर में कांग अकेला बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे सुनवो आती है। वो बाहर जाने की जिद करती है तो कांग उसका सर दीवार से पटक के उसे बेहोश करता है। फिर वो उसे बेडरूम में ले जाके बेड से बांध देता है। तभी वहाँ पे मिंजू आती है। कांग उससे कहता है यह हमारी बेटी नहीं, शैतान का रूप है। मिंजू भी रोते हुए उसकी बातों को मान लेती है। अब सब लोग जुंगसू का इंतजार करने लगते हैं। 12 बज के जा चुके हैं, मगर जुंगसू का कोई पता नहीं। तभी वहाँ पे घायल हालत में जुंगसू पहुँचता है। वो उस रूम में आता है जहाँ सुनवू को बांध के रखा है। जुंगसू कांग से कहता है कि हम एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकते क्योंकि उसके गुरु एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो कांग उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करे। जुंगसू कहता है एक्सोर्सिज्म का विधि जालिम होता है, अपनी भतीजी पे वो ये कर नहीं पाएगा। कांग अपनी पूरी फैमिली की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। वो जुंगसू को इमोशनली फोर्स करता है कि वो एक्सोर्सिज्म शुरू करे। तो अब जुंगसू विधि शुरू करता है। वो कांग से कहता है कि सुनवू के शरीर में बसा शैतान उसे इमोशनल करने की कोशिश करेगा, तो वो सुनवू की बातों में ना आए। सुनवू एक ही बात कहती रह जाती है, मैं शैतान नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। जुंगसू होली वाटर सुनवू पे छिड़क के उसकी छाती पे क्रॉस रखता है। फिर वो पालो सैंटो की होली स्टिक से उसे मारना शुरू करता है। सुनवू दर्द से चिकने लगती है, मगर जुंगसू एक नहीं सुनता। अपनी बेटी की हालत देख के कांग का दिल भी पिघलने लगता है, मगर वो खुद पे काबू रखता है। तो दूसरी ओर एक्सीडेंट की जगह पे रेस्क्यू टीम फादर बाल्टाजर को बचा लेती है। तो दूर पड़ा जुंगसू हमें नजर आता है। अगर जुंगसू यहाँ है तो घर में कौन है? घर में सुनवू की हालत देख के मिंजू का दिल पिघल जाता है। वो जुंगसू को रोकती है तो कांग मिंजू को ही शैतान समझ के उसका गला दबाने लगता है। मिंजू कांग के सर पे वास मार देती है तो कांग उसे दीवार पे पटक के बेहोश करता है। उनकी वो हालत देख के जुंगसू के रूप में खड़ा शैतान जोर जोर से हंसने लगता है। तो अब कांग उसे मारने दौड़ता है तो शैतान कांग को दीवार पे पटक देता है। कांग वूजन को बेसमेंट में भागने कहता है। अब जैसे ही जुंगसू कांग को मारने मुड़ता है तभी असली जुंगसू आके होली मंत्रों का पठन करने लगता है। वो सुन के शैतान का हाथ रुक जाता है। वो धुआं बन के गायब होता है। अब जैसे ही कांग को वूजन की याद आती है, दोनों बेसमेंट की तरफ भागते हैं। वहाँ छुपा हुआ वूजन जुंगसू को शैतान समझ के डरने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि शैतान हुना को फायर प्लेस में जला के मार चुका है। तभी वहाँ पे सुनवू आती है। कांग इमोशनल होके सुनवू की तरफ मुड़ता है, मगर सुनवू की असलियत पहचान के जुंगसू वहाँ पड़ा होली मिरर सुनवू के सामने खड़ा कर देता है। उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख के उस नकली सुनवू का शरीर जलने लगता है। जुंगसू एक्सोर्सिज्म के मंत्र पढ़ने लगता है। तो अब शैतान अपने असली रूप में आता है। वो लैटिन भाषा में जुंगसू की मिमिक्री करने लगता है। वो जुंगसू पे सवार होके उससे कहता है, मैंने तुम लोगों के लिए नरक के दरवाजे खोले हैं। तो पास ही खड़ा कांग बॉक्स से होली वाटर निकाल के उस शैतान पे छिड़कता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। वही मौका देख के जुंगसू शैतान के माथे पे होली वाटर का क्रॉस बनाता है और उसकी आंखें बंद करके होली मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तो सुनवू के शरीर में बसा शैतान सुनवू की आवाज निकाल के बोलता है, अंकल मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बचाओ। जुंगसू उसकी बातों में आके मंत्र पठन को रोक के आंखों से हाथ हटाता है। वही मौका देख के शैतान जुंगसू को दूर फेंक देता है। वो कांग को उठा के उससे कहता है, तुम इंसान बहुत कमजोर हो, तुम्हारी आत्मा मुझे दे दो। वो देख के जुंगसू नीना का लॉकेट मुट्ठी में दबा के कुछ फैसला करता है। वो मंत्र बोलना शुरू करता है। वो गॉड को पुकार के कहता है कि इस शैतान को मेरे शरीर के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दो और इसे नरक की गहरी खाई में फेंक दो, ताकि ये शैतान अपनी ताकत कभी किसी इंसान पे आजमा ना सके। उसके ऐसे बोलते ही शैतान काला धुआं बन के जुंगसू के शरीर में प्रवेश करता है। तो अब जुंगसू पासी पड़ा लकड़े का क्रॉस तोड़ के कांग को देते हुए कहता है कि वो उसे मार दे, उसकी मौत के साथ ये सब खत्म होगा। कांग डगमगाने लगता है तो जुंगसू उसका हाथ पकड़ के क्रॉस को अपने पेट में घुसा देता है। शैतान कांग के शरीर से निकल के क्रॉस में बंद हो जाता है। जुंगसू एक पल कांग को देखता है और वहीं पे दम तोड़ देता है। यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट बाल्टाजर को पता चलता है कि जुंगसू ने अपना बलिदान दिया है। कांग वूजन को लेके बेसमेंट से ऊपर आता है, जहाँ मिंजू घायल सुनवू के साथ खड़ी है। घर से संकट दूर हुआ था, मगर उसके बदले हुना और जुंगसू की जान का मुआवजा देना पड़ा था। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।